हो गया। चलो विरामकोण, ठीक है। विरामकोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ गोज भी बोलते हैं। इससे पहले घर्षण को पढ़े हो ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर ध्यान देना, ये तो थ्योरी स्टेटमेंट है, इसको तो बिल्कुल आपको याद रखना ही है, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड होकर क्या बनाइए, डायग्राम बनाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु किसी न समतल पर, न समतल क्या होता है याद रखना, न समतल का मतलब ऐसा समतल जिसमें ढलान है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या होता है, ये ढलान वाला समतल दिख रहा है ना, इस पे एक गुटका रखा हुआ है छोटा सा, ये जो डब्बा जैसा बना है क्या है, लकड़ी का गुटका है। तो ये लकड़ी का गुटका किस में रखा हुआ है, न समतल में रखा हुआ है। न समतल का मतलब ढलान वाली सतह, ठीक है। ये इसमें ढलान है कि नहीं है। पहले के केस में क्या रखे थे, गुटके ऐसे वाले सतह में रखते थे ना, नॉर्मल सरफेस में रखते थे नहीं, अभी किसमें रखे हैं, ढलान वाली जगह पे रखे हैं। तो इस कंडीशन में लिखना क्या लिखा है, जब कोई वस्तु किसी न समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होती है। सीमांत संतुलन का मतलब पढ़ा है ना, कुछ हद तक बात समझ, ठीक है। ऐसी स्थिति जहां से बस वस्तु चलना शुरू करती है, ठीक है, मतलब जस्ट अब होने ही वाला स्टार्ट, लेकिन अभी तक नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कहती है, सीमांत संतुलन, ठीक है। एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जस्ट चलने को तैयार होती है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, तो ये क्या कहती है, सीमांत संतुलन कहती है। तो सीमांत संतुलन की स्थिति में होती है तो न समतल क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे विराम कोण कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, न समतल क्षैतिज के साथ, मतलब कि ये क्या है, ये न समतल है, ये वाला इसका, और क्षैतिज कौन सा है, ये लाइन क्षैतिज से देखो, ये वाला इसका क्या है, ये वाला इसका न समतल है, और ये क्या है, क्षैतिज है। इसको क्षैतिज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इंग्लिश में बोलते हैं नहीं, ये वाला क्षैतिज सतह है और ये वाला क्या है, न समतल है। तो इस कंडीशन में बोला गया है, तो न समतल क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विराम कोण बोलते हैं। तो न समतल क्षैतिज के साथ मैं मान के चलती हूँ, यहाँ पर कितना कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दर्शाया, देखो ये न समतल है, ये क्षैतिज है, तो कौन सा कोण बनाया, ठीक है। अब नियम क्या कहता है, एक नियम का रूल पढ़ा था मैं तुम लोगों को, याद करो जरूर पढ़ा है, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे जो एंगल बनता था वही थीटा यहाँ पे बनता था, वही थीटा यहाँ पे पढ़ा हूँ, याद कुछ आ रहा है, स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैं एंगल ट्रांसफर लॉ, ठीक है। साथ में जेड सेक्शन लॉ भी पढ़ा था, जेड सेक्शन लॉ में यहाँ पे थीटा बनता है, वही थीटा यहाँ पे बनता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का पार्ट है वो सब पढ़ाया हूँ, याद कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, माइंड ब्लैंक है रजनी, भूमिका क्या नाम आ रहा है ना, ठीक है। एंगल ट्रांसफर लॉ बोलते हैं इसको, मैथमेटिक्स का रूल है, कुछ चीजें तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, ये चीजें मैथमेटिक्स में ज्यादा क्लियर होती है। अरे थ्योरी के हिसाब से विराम कोण बनाया, देखो ना थ्योरी में क्या लिखा है, जब कोई वस्तु किसी न समतल पर, न समतल का मतलब ढलान वाली सतह, ये जो गुटका है किसमें रखा हुआ है, न समतल में, यहाँ पर यही बोला गया है, जब कोई वस्तु न समतल पर, तो ये गुटका किसमें रखा है, न समतल पर, सीमांत संतुलन की स्थिति में होती है, मतलब कि ये गुटका ऐसे स्टेबल है, बस चलना ही वाला है, अभी तक ढुला नहीं है, यहाँ पर ये ढलान वाली जगह पे बस झूलने को चलने को तैयार है, लेकिन अभी तक चली नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है, वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में है, ठीक है। तो सीमांत संतुलन की स्थिति में होती है, तो न समतल इस कंडीशन में, ठीक है, क्या करते हैं, न समतल जो किसके साथ, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विराम कोण बोलते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो ये डायग्राम पूरा माइंड में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके हिसाब से बनाना चाहना बिल्कुल डायग्राम ऐसे ही बनेगा जैसा थ्योरी लिखा हुआ है, हूबहू बनेगा, ठीक है। देखो अगर बनाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो जब कोई वस्तु किसी न समतल पर, तो न समतल का मतलब घेरा गया आपको, ठीक है। कोई वस्तु बोला है तो वस्तु बना दो, ठीक है, बन गई वस्तु। उसके बाद समान संतुलन की स्थिति में होती है, तो समान संतुलन मतलब चलने को तैयार है, ठीक है। तो न समतल क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, तो न समतल क्या है, क्षैतिज के साथ मैं मान के चलता हूँ थीटा कोण बनाता है, तो इस स्थिति को विराम कोण कहते हैं। तो विराम कोण ये थीटा निकल गया। अब इसका तुमको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। कंपोनेंट क्या क्या होता है, अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका भार नीचे की ओर लगता है, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगता है, ये सारा कंपोनेंट बनता है ना, कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। मैं कैसे बनाया उसको कंपोनेंट, ध्यान देना। मैं आप एक चीज हमेशा जानते हो, वस्तु चाहे पृथ्वी में कैसी भी रखा हो, चाहे ऐसा रखा हो टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो,
ठीक है, हवा में लटका के रखो, कैसे भी रखो, उसका भार हमेशा किस तरफ लगता है, नीचे की ओर। तो अगर ये वस्तु ऐसे भी रखा है तो इसका भार ऐसे नहीं लगेगा। वस्तु अगर ऐसे रखा है किसी समतल पर ऐसा, ठीक है, ऐसा, तो इसका भार कैसा, ऐसा नहीं लगेगा वस्तु के हिसाब से, ठीक है, ऐसे लगेगा हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा, इधर लगेगा हमेशा नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, ये अगर वस्तु है जिसका भार में किधर गया बेटा, एकदम डायरेक्ट नीचे की ओर। अब क्या होता है इस कंडीशन में, वस्तु तो न समतल रखी हुई है ना, इसका भार किसमें लग रहा है, नीचे की ओर। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पर दो कंपोनेंट डिराइव करूंगा, ठीक है। कंपोनेंट मतलब इसका दो भाग बनाऊंगा। कैसे बनाता हूँ, यहाँ पर जो थीटा एंगल है इसको मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, इस हिसाब से एंगल ऑफ लॉजिक लिखना, ट्रांसफर ऑफ एंगल में से, तो एंगल को ऐसे ट्रांसफर कर दूंगा, तो एंगल मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूँ। यहाँ पर क्या करता है, थीटा कोण बनाता है जो कोण यहाँ पर पड़ रहा है। इस कंडीशन में जो mg हमारा भार है वो दो घटकों में विभाजित होता है, ठीक है। एक घटक जिसके साथ एंगल बनाता है, जिसके साथ एंगल बनाता है उसको हमेशा क्या लेते हैं, कॉस थीटा, याद है कि नहीं है। तो कॉस थीटा कैसे कॉस थीटा लूंगा मैं, यहाँ पर mg है ना, तो इसको मैं ले लेता हूँ mg कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला लाइन देखो, ये भार का लाइन है, और यहाँ पर इसका जो दो घटक वियोजित क्यों, ये दोनों 90 डिग्री में करते हैं। देखो यहाँ से ये देखो ऐसा बना, देखो ये ना समतल बना ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा बना दी, और ये वस्तु का भार है इधर ऐसा नीचे की, इसको आप लोग बोलते हो एमजी। अब यहाँ पर देखो, हमेशा जब इसका दो कंपोनेंट बनता है तो 90 डिग्री में बनता है ऐसा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, अगर इसके साथ एंगल बन रहा है तो एम जी कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा तो नहीं बना उसको हम लोग क्या लिखे हैं, एम जी साइन थीटा। इसको कॉस थीटा तो इसको साइन थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है हमेशा उसको क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है। अब इसको दोनों को 90 डिग्री में क्यों लेते हैं, ये चीज़ मैं पहले भी बता दूँ, आपको याद होगा परिणामी निकालते थे, कल भी पढ़ा हमने ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, दो कंपोनेंट बनाते थे, नहीं तो उसका परिणामी किस में जाता था, 20 से ऊपर जाता था कि नहीं जाता था। तो यहाँ भी ये क्या हो गया, एम जी मान के चलते हैं उसका परिणामी है, तो उसका दो कंपोनेंट दोनों 90 डिग्री में होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर एम जी क्या है आपका मेन वेट है, तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा जिसके साथ एंगल बनाता है तो एम जी कॉस थीटा, और दूसरे वाले लाइन को हम लोग क्या लेंगे, एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, चलो अगर इसका भार नीचे की ओर लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए प्रतिक्रिया बल लगेगा। अब ध्यान देना, केवल भार हमेशा नीचे की ओर होता है, लेकिन प्रतिक्रिया बल बॉडी का, जैसे बॉडी का कंडीशन रहता है उसके हिसाब से लगता है, ठीक है। बॉडी अगर न समतल में है तो प्रतिक्रिया बल वैसे ही स्थिति में लगेगा जैसा बॉडी रखा हुआ है। न समतल में रखा हुआ है ना, तो न समतल के समांतर ही क्या लगेगा, उसका प्रतिक्रिया बल लगेगा, क्योंकि बॉडी को वो ऐसा ही बैलेंस करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन वेट बस इसका क्या होता है, एकदम नीचे लगता है। कभी भी ये गलती मत करना, क्योंकि ये गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं, जब भी देखते हैं तभी तक क्या पड़ता है, प्रतिक्रिया बल, अगर वेट जस्ट नीचे है तो उसके अपोजिट में क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल लगता है। तो प्रतिक्रिया बल के नीचे में यहाँ पर एम जी लगा देते हैं बच्चे, और यहीं से तुम्हारा डेरिवेशन गलत हो जाएगा। भार हमेशा नीचे की ओर लगता है, अगर भार नीचे लगे तो हमेशा उस भार का दो कंपोनेंट बनाना, ठीक है। किसका, एक भार से एम जी कॉस थीटा और दूसरा एम जी साइन थीटा, ठीक है, एंगल ट्रांसफर करके। ये बच्चे ना यहाँ के बजाय एम जी को यहाँ कंसिडर करते हैं, फिर पूरा क्वेश्चन गलत है, मतलब डेरिवेशन गलत हो जाएगा। ये कंडीशन किसमें आएगा, न्यूमेरिकल भी बनता है इससे, ठीक है। आगे कॉम्पिटिटिव वहाँ पे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल में गलती करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, बाकी सब एसेंटिस है। यहाँ पर फिर वही चीज़ बोलेंगे, दिए गए डायग्राम में वो एक समतल है जिसमें एक वस्तु रखी हुई है, ये थ्योरी यहाँ से हट गया है ना। वो एक क्या है, समतल है जिसमें लकड़ी का गुटका रखा हुआ है, ठीक है, जिसका भार नीचे की ओर है, उसका दो कंपोनेंट डिराइव किया गया है, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, ये तो नीचे लिखा हुआ है, और उसका भार जो लगता है। क्या चीज़, कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब होता है भाग, ठीक है। एम जी के दो भाग होते हैं, एक इसका एक इसका, कुछ इंग्लिश वर्ड सीखो, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। भाग लिख अब बोलने से पहले उसको हिंदी में बता ऐसा, चलो ठीक है, कोई बात, चल ठीक है।
ठीक है, ये डायग्राम हो गया। अब क्या लिखेंगे, तब विराम को अभी यहाँ से ही देख के समझ में आ रहा है जो थ्योरी लिखा है उसमें इस कंडीशन को विराम कोण बोला गया है। तो एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा। ध्यान दो, ए ओ बी यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है ना। तो एंगल ऑफ ए ओ बी को मैं क्या लिखूंगा, थीटा लिखूंगा। आगे समझ में थीटा, ठीक है, थीटा बन हो गया। इस स्थिति में ना समतल पर निम्न बल कार्य करते हैं। पहले भी ये लिखे थे, घर्षण कोण में निम्न बल कार्य करते हैं, याद आ रहा है, ठीक है। कौन कौन सा बल कार्य करेगा, तो ये जो तीनों थ्योरी है ना, ये डायग्राम से निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, पहला कंडीशन देखो, वस्तु का भार mg नीचे की ओर, तो यहाँ पर mg क्या होता है, हमेशा नीचे की ओर कार्यरत रहता है। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ये गुण है, क्या हो गया, वस्तु, तो वस्तु का भार mg नीचे की ओर, पहला केस लिख दिया। दूसरा केस, अभिलंब प्रतिक्रिया r तल OA के लंबवत ऊपर की ओर। आप ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है, r क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया कहाँ लगा है, ऊपर की ओर नहीं लगा है, कहाँ लगा है, OA के लंबवत ऊपर की ओर। तो OA क्या है, ये वाला लाइन OA है, तो इसके लंबवत, ध्यान दो ये ऐसा लाइन बना हुआ है, यहाँ पर उत्तर रखा हुआ है, तो क्या लगा है, ये देखो इसके लंबवत को लेना। इसके लंबवत का मतलब क्या हो गया, इसको 90 डिग्री में काटने वाला, इसी को लंबवत बोलते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है कितने का बनता है बेटा, 90 डिग्री का। तो ये जो सरफेस दिख रहा है इसके लंबवत क्या लगा है, आर लगा है। तो यहाँ पर यही लिखो, अभिलंब प्रतिक्रिया आर तल OA के लंबवत ऊपर की ओर कार्यरत है, ठीक है। सिर्फ ऊपर की ओर कार्यरत लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा, तल OA, ये वाला तल दिख रहा है ना, O से इसके लंबवत ऊपर की ओर। समझ में आया ना, लंबवत, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना तो उसको हम लोग बोलते हैं लंबवत। किसी भी सरफेस के साथ, अगर ये नॉर्मल सरफेस है इसके साथ ऐसा सीधा बनाओगे तो ये भी लंबवत कहलाएगा, लेकिन इनके बीच में एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री, तभी उसको लंबवत बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सीमांत घर्षण बल Fs न समतल के समानांतर ऊपर की ओर। अब सीमांत घर्षण बल यहाँ पर देखो, ये गुटका ढलान में है तो सीधी सी बात है किधर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर तो नहीं चढ़ेगा ना, ठीक है। अगर गुटके की दिशा, ठीक है, नीचे की तरफ है तो सीधी बात है घर्षण किधर लगेगा, उसके अपोजिट साइड में दिखता है ना। तो सीमांत घर्षण क्या हो गया, Fs अपोजिट साइड में। यहाँ पर ये लिखे हैं सीमांत घर्षण बल Fs न समतल के समानांतर ऊपर की ओर। समानांतर का मतलब, समानांतर का मतलब होता है बेटा साथ साथ चलने वाला। अगर ये न समतल है, Fs ऐसा लग रहा है ना, ठीक है, तो न समतल भी कैसे है, ऐसा है, और Fs भी आपका ऐसे ही लग रहा है, तो समानांतर का मतलब साथ साथ चलने वाली चीज, ठीक है। तो समानांतर का मतलब समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, सीमांत घर्षण बल Fs न समतल के समानांतर ऊपर की ओर, तो ये ऊपर की ओर जा रहा था, ऊपर की ओर। ऐसे ही वर्डिंग लिखना है और वो लिखोगे, ठीक है। जितना बेहतर एक्सप्लेनेशन आप समझोगे उतना बेहतर लिख पाओगे। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, भार mg को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं बताया ना, वही चीज है। दो घटकों में विभाजित करते हैं। पहला घटक कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाता है mg cos थीटा, r की विपरीत दिशा में। आप ध्यान दो, mg cos थीटा इसके विपरीत दिशा में है कि नहीं, देखो r ऊपर की ओर है तो mg cos थीटा जस्ट इसके विपरीत नीचे की ओर है कि नहीं, वही चीज लिखे यहाँ पर। दूसरा, mg sin थीटा fs की विपरीत दिशा में। देखो mg sin थीटा इधर है तो fs किधर है बेटा, ऊपर है, तो इसका विपरीत दिशा में। सारा का सारा थ्योरी यहीं से निकलता है। अगर ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है तो पूरा का पूरा थ्योरी यहीं से निकले, ठीक है। कुछ भी रटना नहीं है, चीजों को समझो बस। वही तो बता रहा हूँ, ये नस समतल की वजह से आया है, ठीक है। विराम को स्टार्टिंग में बता रहे, इसमें नस समतल का कंडीशन ले रहे हैं। नस समतल का मतलब क्या होता है, ढलान वाली सतह, ठीक है। उसमें क्या था बेटा, डायरेक्ट था, ऐसा बॉडी इस कंडीशन में रखा हुआ था ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसा लगता है तो बॉडी का वेट इसमें mg नीचे की ओर, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर, लगता था ना ऐसा, क्या बोलता है r, ठीक है। तो बॉडी अगर इधर मूवमेंट करती है, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी को इधर खींच रहा है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट पीछे की ओर लगता हो गया। इसमें और डायग्राम बनाना है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, बॉडी ढलान में रखी है ना, बॉडी किसमें रखी है, ढलान में। तो ढलान बेटा, बॉडी अगर इधर आ रही है तो ढलान के हिसाब से Fs उसकी विपरीत दिशा में लगाएंगे, ठीक है। बॉडी जिधर मूवमेंट करती है उसकी विपरीत दिशा में ही घर्षण होता है। इसमें बॉडी क्या थी, आगे की ओर बढ़ रही थी, उसकी विपरीत दिशा में घर्षण इधर था। तो यहाँ पर बॉडी ऊपर जाएगी क्या, ढलान में रखी है तो नहीं जाएगी ना, तो बॉडी इधर ही आएगी ना, तो घर्षण किधर लगेगा, Fs किधर लगेगा, ऊपर क्यों लगेगा कि नहीं लगेगा, आप समझ में आया, ठीक है। नीचे आएगी बेटा बॉडी तो घर्षण ऊपर लगेगा। Fs क्या है, घर्षण है, हमेशा याद रखना क्या है, घर्षण समान है, फ्रिक्शन, इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। चलो हो गया।
आगे बढ़ते हैं। एम जी पॉजिटिव, इसको दोनों को समझा देना, फिर जाते हैं यहाँ पे। संतुलन की स्थिति में, संतुलन का मतलब क्या होता है? स्टेबल, ठीक है, समान संतुलन, सिर्फ संतुलन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर बॉडी अभी संतुलन की स्थिति में है, समान संतुलन नहीं, संतुलन मतलब स्टेबल होना, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा बेटा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू आर, मतलब कि एम जी साइन थीटा इधर है, ठीक है। आप बताओ सर, वहाँ पे गलत लिखो, वहाँ पे साइन थीटा में वो आएगा एफ और कॉस में आ रहा है। ये देखो इधर सही लिख दो, ठीक है, वही मैं देख रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मैं वो वहाँ पे पहले वो वाला है कॉस है, कॉस मैं भी वही पढ़ा, तो कि कैसे लिख दिया हूँ, नीचे साइन सर, थीटा के नीचे बाहर है है। सर। ठीक हाँ, है, एक वो मिनट। चलो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर प्रतिक्रिया बल आर ऊपर की ओर लगता है तो उसका कंपोनेंट है नीचे की ओर लगेगा, तो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, आर, ठीक है। और एफ एस के बराबर कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है नहीं, समझ में आ रहा है गीता, आ रहे पल्ले पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पर ये दोनों विपरीत डायरेक्शन है, इन दोनों का यहाँ पर कंपोनेंट बना के लिख देना। एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर समीकरण नंबर 1, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ समीकरण नंबर 2, ठीक है। दोनों का हाँ, समीकरण चेंज होगा, चेंज भी क्यों होना है, बराबर गलत हो जाएगा। यहाँ पे बैलेंस करना ही है, मैं डायग्राम के हिसाब से डेरिवेशन डिराइव कर रहा हूँ, मैं रुका क्यों, इसीलिए रुका क्योंकि मुझे गलत लग रहा था, ठीक है। तो डायग्राम में देखो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर के विपरीत में क्या है, एम जी कॉस थीटा, और एफ एस के विपरीत में क्या है, एम जी साइन थीटा, तो उसके बराबर ही होता है। अब यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 व 2 भाग या तो डायरेक्ट ऐसे मतलब के लिए समीकरण नंबर 2 को लिखिए, 2 को 1 में भाग दो, ठीक है। 2 को 1 में भाग क्यों दे रहे हैं, क्यों आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर देखो साइन को ऊपर रखेंगे और कॉस को नीचे रखेंगे तभी टेन थीटा आएगा, ठीक है। तो दो नंबर कौन सा, ये है ना, और एक कौन सा, ये है। तो 2 को पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, एफ एस बाई आर, ठीक है। एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ एस बाई आर, ठीक है। चलो अब आप लोग क्या जानते हो, म्यू एस इज इक्वल टू, वी नो दैट म्यू एस इज इक्वल टू क्या जानते हो, एफ एस अपॉन आर, कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है, ये जानते हो, आप जानते हो ना, ठीक है। यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपका, म्यू एस, ऐसा, चलो ओके, नीचे लिख लेना अर्थात स्थैतिक दर्शन गुणांक का मान हाँ, समीकरण 2 को नहीं लिखा है, ऐसा, ठीक है। समीकरण 2 को 1 में भाग देंगे, स्थैतिक घर्षण है, स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या कहते हैं बताओ, स्थैतिक घर्षण का मतलब क्या होता है, क्या होता है,
जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है, क्या होता है? फिसलती है। तो मेरे को बताओ ये गुटका इसके ऊपर फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा? फिसलेगा ना? कि लुढ़केगा कि फिसलेगा? बताओ ये गुटका फिसलेगा ना? लुढ़कने वाला लोचने में हो जाएगा। ये रीजन है, ठीक है। गतिक में नहीं बोले इसको, क्या है? स्थैतिक है, इस वजह से लिखे हैं, ठीक है। हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तब जाके फिजिक्स में पढ़ने में और समझने में मजा आएगा, ठीक है। फिर पढ़ने ही पढ़ने का मन करेगा। प्रैक्टिस, ठीक है। चीज़ों को जब तक समझ रहे हो तब तक समझने की कोशिश करो। अगर चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हैं तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। हम चीज़ों को दूर कब भागते हैं पता है? जब हमें कुछ समझ नहीं आता है तो इसमें इंटरेस्ट खत्म होने लग जाते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। इसमें हमेशा इसको बना के देखो। अब क्या पढ़ा है सर, दोबारा याद करो, माइंड में रिमाइंड करो, ऐसा बोले थे, ऐसा बोले, बिल्कुल समझ में आया। अच्छा है, तुम लोग फिजिक्स से बहुत भागो। अगर मैथ्स के बस क्लियर रहता ना, फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता। चलो यहाँ पे ध्यान, घर्षण कोण क्या निकाले थे? घर्षण कोण का मान बताओ मुझे। घर्षण कोण बराबर म्यू नहीं, म्यू एस इज इक्वल टू tan लैम्डा, ठीक है। विराम कोण क्या निकाले थे? समीकरण का हाँ मिल गया। यहाँ पर समीकरण एक मान लो, ये क्या है? समीकरण एक व दो, ठीक है। क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा है, यहाँ पर क्या है? म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? tan से tan कट गया तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया? थीटा। यहाँ पर क्या लिखोगे? लैम्डा थीटा के बराबर, बस। इसको याद रखना पड़ेगा कि घर्षण कोण का मान इतना है या मान इतना है। हाँ, याद रखना पड़ेगा, तब इसके बगैर काम नहीं चलेगा। न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे? यही सब काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? अतः भी इस प्रकार लिखते हैं ना, क्या था? अर्थात घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है। बराबर तो वो दोनों के ही में बताया। चलो सिंपल है ना। घर्षण कोण विराम कोण दोनों पता है, समीकरण एक को भाग में घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है। लैम्डा इज इक्वल टू थीटा, तो ये सिंपल है। ये भी आ जाता है कभी कभी दो नंबर में, ठीक है। तो ये याद भी रखना है, संबंध भी याद रखना है। और पहले जो लैम्डा रेडियस में संबंध बताया था, इससे पहले घर्षण कोण में ना, वो भी याद रखना, नहीं भी याद रखना। ये तो एकदम सिंपल है, कुछ तो है बस सिंपल है, ज़्यादा सिस्टम में देखना। यहाँ पे लिख लो तो म्यू एस, यहाँ पे ये लिखो, नोट करके लिख लो, म्यू एस ग्रेटर देन यूपी, मतलब यूपी, ठीक है। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान अधिक होता है गतिक घर्षण गुणांक से। लिखो यहाँ पे थ्योरी टाइप का लिखो, क्या नोट करके लिखो, नोट करके लिख लो, ये आ सकता है एग्जाम में। चलो बताओ कौन सा रिलेशन सही है? घर्षण कोण एवं घर्षण गुणांक का संबंध। इधर देखो बोर्ड की तरफ, कौन सा रिलेशन इसमें से सही है? अभी तक पढ़े हो तो समझ में आना चाहिए। सेकंड पक्का? ये थर्ड है कि सेकंड? ऊपर में वर्डिंग पढ़े हो, घर्षण कोण एवं घर्षण गुणांक में संबंध। तो ये वाला सेकंड कि वो वाला सेकंड? अरे यार, चलो क्या होगा? क्या है अभी तक पढ़े हो? यही क्वेश्चन नहीं बन रहा तो एग्जाम में कैसे बनेगा? रिलेशन बताया, क्या लिखा है? घर्षण कोण, घर्षण गुणांक सेकंड होगा। क्यों? घर्षण गुणांक, घर्षण कोण में ये वैल्यू निकाले नहीं, और म्यू एस क्या है? घर्षण गुणांक,
और टेल लैम्डा क्या है? घर्षण कोण है। याद आ रहा है घर्षण कोण लैम्डा, यस सर। ठीक है। लास्ट में निकाले थे लैम्डा, निकाले थे घर्षण कोण। नहीं समझा। यहाँ पर बोला गया घर्षण कोण एवं घर्षण गुणांक में संबंध। अगर क्या बोलता है विराम कोण और विराम गुणांक में संबंध, तब क्या हो जाता है? म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है घर्षण कोण और घर्षण गुणांक बोलेगा तो म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा। देखो घर्षण कोण निकालो, उसमें वैल्यू निकला होगा, यस सर निकला। निकला कि नहीं निकला? म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा, ठीक है। और म्यू इज इक्वल टू कितना होता है? tan थीटा। तो ये किसके लिए? विराम कोण के लिए। यहाँ पर देखो, अब ध्यान से देखना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? विराम कोण कर दे रहा हूँ। अब कौन सा होगा आंसर? रजनी इधर देखो क्या होगा? विराम कोण। एवं घर्षण गुणांक के संबंध। थर्ड। क्या होगा आंसर? थर्ड। नहीं पहले पढ़ना है। आप ध्यान दो, विराम कोण में क्या निकाला? tan नंबर थीटा। तो बता रहे सर। अब? थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर 3। हाँ, तो इतना दिन क्यों बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, ठीक है। ये आएगा क्यों? थर्ड वाले में एक से निकालो नहीं। विराम कोण और घर्षण निर्वैस हमेशा घर्षण गुणांक रहेगा, चाहे विराम कोण के लिए हो चाहे घर्षण कोण के लिए हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर घर्षण कोण होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। और विराम कोण होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। और लैम्डा क्या रहेगा? लैम्डा क्या है? कोण है, ठीक है। थीटा भी कोण होता है, लैम्डा भी क्या है? कोण है। सॉल्यूशन, चलो क्या क्या दिया क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़ो, क्या क्या दिया क्वेश्चन में? एफ एस ए इज B1 और ऑफिस का दिया हुआ है, अभिलंब प्रतिक्रिया ठीक मतलब है। सीमांत घर्षण का नाम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एफ है। और दोनों के अलग अभिलंब प्रतिक्रिया। आर का मान कितना दिया हुआ है? अभिलंब 100 न्यूटन। चलो ये भी दे दिया। और कुछ बचा? उनके बाद घर्षण गुणांक निकालिए। क्या निकालना है बेटा? म्यू एस। ये क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड आउट करना है। ये कहाँ का और नहीं ये निकालो कि नहीं निकालो? कैसे निकालो बच्चे इतना? हाँ, म्यू एस इक्वल टू एफ एस बाय आर। एफ एस भैया, ठीक है, निकालो। चलो क्लास ओवर, इसको बना के लाना।